चल हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान विलेज में आप लोगों को स्वागत है एक नए टेस्ट नंबर के साथ। यह टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि यह बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय जो प्रैक्टिस सेट है, जो बिहार सीजीएल 4 के लिए न्यू प्रकाशन जो है, न्यू बुक इसको लॉन्च किया गया है। यह बुक जो दोस्तों वॉल्यूम 2 है, जो एडिटोरिया का है, किसका एडिटोरिया का है, जिसमें आज टेस्ट नंबर 12 देखने वाले हैं। इसके पहले दोस्तों 11 टेस्ट नंबर अगर बात किया जाए तो 11 अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उम्मीद करते होंगे आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो इसका उसका टेस्ट का वीडियो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहा लिंक, वहां से आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और इसके बाद ये भी देख सकते हैं। इसके बाद किया जाए इस टेस्ट का में बात करें तो क्वेश्चन जो दोस्तों न्यू पैटर्न, जैसा कि अभी एग्जाम बिहार में जैसा पूछा जा रहा है, उसमें कथन कारण जो उस लेवल का क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा पैटर्न पर आधारित है। हमें उम्मीद करते हैं कि यह टेस्ट को भी आप अच्छी तरह से 75 क्वेश्चन का सोल्यूशन है आप देख सकते हैं। अगर जो लोग देखते हैं लेकिन वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो वह सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी जल्दी, ताकि हम इसको जो जितना जल्दी सब्सक्राइब हो जाएगा बढ़ेगा उतना ही आगे आगे हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो चलते हैं एक टेस्ट नंबर 12 के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर। उम्मीद करते हैं कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन, करा सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बताना है, संबंध में विचार कीजिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। यह विस्तार जानने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं, यानी कि जो विस्तार जो था सिंधु घाटी सभ्यता, जो त्रिकोणीय था, त्रिपक्षीय कह सकते हैं, जिसमें हम बात किया जाए ईस्ट था, ईस्ट था, इधर वेस्ट था, इधर नॉर्थ और इधर साउथ, यानी इस 4 दिशाओं में बांटा गया था। अगर बात किया जाए पूरब में बात किया जाए तो आलमगीरपुर जो कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है, और यह हिडन नदी के किनारे है, हिडन नदी के किनारे स्थित है। अगर जो बात किया जाए पश्चिम में, पश्चिम की बात किया जाए तो यह सीमा यह है सुतकाटे दौर है, कहाँ पड़ता है, सुतकांगे डोर जो पड़ता है बलूचिस्तान में, कहाँ पड़ता है, बलूचिस्तान जो दाशक नदी किनारे, अगर पूछा जाए दाशक नदी के किनारे है पश्चिमी सीमा। अगर जो उत्तरी सीमा की बात किया जाए, उत्तरी की बात किया जाए तो यह जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में यह मांडा है, और मांडा जिसे नाम है, और चिनाब नदी किनारे, कौन सा, चिनाब नदी किनारे। अगर दक्षिण की बात किया जाए तो यह दक्षिण की बात किया जाए दोस्तों तो दैमाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है, दैमाबाद जो कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। और यह नदी अगर बात की जाए तो गोदावरी तक इनका विस्तार है। इस तरह से 4 दिशा में 4 जगह तक यह सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन कर रहा है उत्तर में इसका विस्तार जम्मू कश्मीर के मांडा तक है। बिल्कुल सही दोस्तों, जैसा कि आप इसके पहले देख चुके हैं। दूसरा कह रहा है दक्षिण में इसका विस्तार नर्मदा नदी के मुहाने तक था पूछा गया कि नर्मदा नदी तक था, पहिया ऐसे तो दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी नदी किनारे है, लेकिन मुहाना जो दोस्तों इसका मुहाना गोदावरी नदी तक था। यह भी 2 नंबर भी सही है। तीसरा कह रहा है कि पश्चिम में इसका विस्तार बलूचिस्तान के मकरान तक था। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये सुतकाटे डोर जो है बलूचिस्तान में पड़ता है, दाशक नदी किनारे, ये भी सही है। लेकिन पूर्व में इसका विस्तार गंगा नदी घाटी तक, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में इसका विस्तार की बात किया जाए तो यह कहाँ था, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में हिंदन नदी के किनारे है। तो यह 4 नंबर गलत है। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो 1, 2, 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि उत्तर भारत में मौर्य का सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी कौन हुए थे। आपको बताना कि इसका उत्तराधिकारी कौन हुए थे। तो यहाँ पर आपकी इस क्वेश्चन इसका राइट आंसर की बात की जाए तो शुंग वंश हो जाएगा। शुंग वंश की बात की जाए तो इसके पहले अगर जो बात किया जाए तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुए थे, अंतिम शासक विदरथ हुए थे। विदरथ की हत्या किसके द्वारा किया गया था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था, और शुंग वंश की स्थापना किया गया था 185 बीसी में, 185 बीसी में किया गया था। अगर पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी जो है शुंग वंश को कहाँ बनाया था, पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने यहाँ पे। और उसके बाद किया जाए शुंग वंश के अगला शासक अगर पूछा जाए, अगला शासक की बात किया जाए तो कर्ण वंश था, यानी कि मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 3 नंबर का रहा है किस गुप्त शासक बताना कि अपने बड़े भाई के हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात किया जाए, अगर जो इसका कार्यकाल अगर बात किया जाए तो इनका कार्यकाल चंद्रगुप्त द्वितीय को 380 से 415 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय को हम
द्वितीय का उपाधि दिया गया था। अगर जो बात की जाए चंद्रमा द्वितीय के समय में ही चीनी यात्री फैयान जो है इनकी भारत की यात्रा किया गया था। इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय ने और अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे, ये भी अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के पहले अगर जो कार्य पूछा जाए तो हो जाएगा समुद्रगुप्त, जिसे भारत के नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का अगर जो कार्यकाल 335 ईस्वी में यानी कि गद्दी पर बैठे थे। उसके पहले अगर बात की जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ करते थे, जिन्हें 320 ईस्वी में जिसे महाधिराज उपाधि भी दिया गया था चंद्रगुप्त प्रथम को। तो यहाँ पे अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की, अगर जो अगला अगर पूछा जाए इसके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आया था तो कुमारगुप्त हो जाएगा। कुमारगुप्त फर्स्ट हो जाएगा, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त है, जिन्हें गिरनार जो है सुदर्शन झील को मरम्मत करवाया था। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन 4 के ऊपर। चलते 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मुगल प्रशासन का मुहत्तसिब था। मुहत्तसिब क्या कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी क्या था? इसका आंसर आपको बताइए। इसका आंसर था लोक आचरण का अधिकारी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 5 नंबर का रहा, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों के द्वारा कब पराजित हुआ था? आपको बताना कि कब पराजित हुआ था। तो ये हो जाएगा 1178 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी के जो दोस्तों 2 युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जाना जाता है। एक तराइन का प्रथम युद्ध जो हम बात कर रहे थे, यह हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध, कि इसको 1 मिनट। तराइन का कौन जगह तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जो 1191 में हुआ था। जो मोहम्मद गोरी और इसके साथ में कौन हुए थे? पृथ्वीराज के बीच में हुआ था, जिनमें से मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, पृथ्वीराज की क्या हुई थी? जीत हुई थी। वही अगर जो अगले साल सेकेंड जो हुआ था 1192 में, तराइन के सेकेंड युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज की हार हुई थी। यहाँ पे ये भी आपको फैक्ट को याद रखना है। तो यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी गुजरात के चालुक्यों के द्वारा पराजित हुआ था 1178, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के ऊपर कर रहा है कि इदमत-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो यह इसका आंसर की बात की जाए तो नूरजहां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 7 नंबर कि इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास एक नागलपुरम की एक उपनगरीय बस्ती को स्थापना की थी? आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो कृष्ण देवराय हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगर कृष्ण देवराय की अगर बात किया जाए यानी शासक कब बने थे? 1509 ईस्वी में। कृष्ण देवराय के बाद से बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है। कृष्ण देवराय के समय में 1515 ईस्वी में एक पुर्तगाली यात्री आया था, जिसे हम कहते हैं डोमियस पायस आया था कृष्ण देवराय के शासन काल में। पुर्तगाली यात्री आया था। वही दूसरी यात्री की बात किए थे बारबोसा, अगर जो पूछे बारबोसा भी पुर्तगाल के था, जो कृष्ण देवराय के कार्यकाल में ही आया था विजयनगर में। अगर जो कृष्ण देवराय की इसके और जो है तुलु वंश के सबसे प्रतापी राजा भी कहा जाता है कृष्ण देवराय को। इसे इसके उपाधि का अगर बात की जाए, उपाधि पूछा जाए तो आंध्र भोज की उपाधि किसे दिया गया था? कृष्ण देवराय की उपाधि दिया गया था। इसके समय में अष्टदिग्गज भी रहते थे कृष्ण देवराय के कारीगर। अगर जो विजयनगर की स्थापना की बात की जाए, हरियक एवं बुका के द्वारा किया गया था कब? 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में हरियक एवं बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 1876 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो यह राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगर इसके पहले ऑप्शन की बात की है, चित्तरंजन दास, जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह चित्तरंजन दास कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन किए थे, कहाँ अधिवेशन कब किए थे और कहाँ किए थे? तो 1922 हो जाएगा, गया में इन्हें गया का कांग्रेस का अधिवेशन किए थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात की जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। इसके प्रथम जो अध्यक्षता भी बम्बई में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता किया गया था, जिनमें से 72 प्रतिनिधियों ने क्या लिए थे? भाग लिए थे। अब इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन 9 नंबर का रहा है कि किस अधिनियम के बारे में बताना कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक
थे किंतु इंजन नहीं था। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1935 के अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 10 नंबर का रहा है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था। यह लागू किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में, 1765 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात की जाए, वारेन हेस्टिंग्स की बात किया जाए तो वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल की बात की जाए 1772 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा था, जिन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल भी कहा गया है, गवर्नर जनरल कहा जाता था। इन्होंने द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किए थे, यानी द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, समाप्त किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वही ऑप्शन सी की बात की जाए तो विलियम बेंटिंक के द्वारा, इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक रहा। इन्होंने भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया है, या बंगाल के गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर भी रोक लगाए, ठगी प्रथा पर भी रोक लगाए, तो यह अब लॉर्ड विलियम हो जाएगा। वही लॉर्ड कर्जन की बात की जाए तो कार्यकाल 1899 से 1905 में, इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुआ था बंगाल विभाजन, जो 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव द्वैत शासन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर का रहा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। आपको बताना है। तो इससे पहले अगर बात की जाए काकोरी ट्रेन डकैती कांड कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा राइट 9 अगस्त 1925 में, 1925 इनका ये हो जाएगा 1925। जब यह ट्रेन जो है घटना हुई थी, यह लखनऊ के पास जो है कावेरी ट्रेन डकैती की घटना हुआ था, लखनऊ के पास है। यह इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा दी गई थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, ठगों का उन्मूलन किसने नेतृत्व हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात किया जाए तो कर्नल सुलेमान हो जाएगा इसका इसका राइट आंसर। या ठगों का उन्मूलन अगर बात किया जाए तो किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, तो विलियम बेंटिंक के विलियम बेंटिंक के समय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ठगों का उन्मूलन आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन पूर्ण स्वराज की पटाखा किसने उठाया था। तो 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह हुआ था लाहौर में। लाहौर में इसकी अध्यक्षता अगर बात किया जाए तो यह जवाहरलाल नेहरू किए थे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की अध्यक्षता इसके अलावा 1936 में और 1937 में, यानी कि कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे 1936 1937। 1937 वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यह फैजाबाद में हुआ था। फैजाबाद में गांव में जो अधिवेशन, पहला अधिवेशन जो गांव में आयोजित किया गया था फैजाबाद में, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1937 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन के ऊपर जाने से पहले दोस्तों आपको डी नंबर, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1938 और 1939 में किए थे, ये बता दिए दोस्तों। आपको कमेंट में बताना है कि ये अध्यक्षता कहाँ हुआ था, आपको बताना है कि कौन कौन सा शहर में हुआ था, आपको कमेंट में बताना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 14 नंबर क्वेश्चन की जलोढ़ मृदा का संदर्भ में नीचे दिए कथनों को विचार कीजिए, आपको बताना है। तो यह 14 नंबर क्वेश्चन की पहला कह रहा है यह मृदा निक्षेपित होती है, बिल्कुल सही दोस्तों। यह मृदा जो होता है यह पोटास की मात्रा कम और फास्फोरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, बिल्कुल गलत है। बांगर मृदा जो नदी के द्वारा लाए गए पुराने जलोढ़ मिट्टी की बनी होती है, बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अप्रत्यक्ष स्रोतों में शामिल है, अब बताना है। तो ये हो जाएगा उल्का पिंड, यह भी सही है दोस्तों, अप्रत्यक्ष स्रोत है। गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंप, यानी कि इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 16 नंबर का है कि पवन के द्वारा निर्मित स्थल रूपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है, आपको बताना है कौन सा हो जाएगा। यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि बरखाना एक बालू के टीका होते हैं जो गोलाकार रूप में होता है, यह गलत है दोस्तों, यह गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर रहा है कि सूची 1 और सूची 2 में मिलाना है, यानी कि अंतर्भेदी अग्नेय शैल की अगर बात किया जाए तो कौन सा हो जाएगा, यह ग्रेनाइट होता है, यह क्या होती है, ग्रेनाइट हो जाएगा। बहिर्भेदी अग्नेय शैल की बात किया जाए यह बेसाल्ट होते हैं, यानी बी हो जाएगा। अपसादी शैल की बात किया जाए तो चूना पत्थर होता है, 4 से मिलाएगा। कार्यांतरित शैल की बात किया जाए तो स्लेट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, 3 2 4 1, यानी 3 2 4 1 कहाँ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कर 18 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता का दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है।
जिसमें ज्वारमुख, समुद्र तट, निकट पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्ति, नरम जो नमक दलदलीय मैंग्रोव के साथ 21 द्वीपीय शामिल है। आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा कौन सा मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 19 नंबर की खनिज और जिले के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा क्या है सही है, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा लाइम स्टोन मैसूर में है, यह बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर माइका माइका की बात किया जाए कि यह कहाँ पाया जाता है, तो यह भागलपुर में, गलत है दोस्तों। क्वार्ट्ज जो मधुबनी में है, यह भी गलत है दोस्तों। चलते हैं, अगला करा लेड जिंक की भी गलत है, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 20 नंबर करा कि भारत की चंद्रा और भागा नदियों के किस क्षेत्र में बहती है, आपको बताना है। यह स्पीति क्षेत्र में बहती है, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21 नंबर करा निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों के 15% से सीमा तक निर्धारित किए गए हैं। यह हो जाएगा 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर कर रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप जो है, निकोबार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत अधीन आता है। तो अंडमान निकोबार की बात की जाए तो बे ऑफ बंगाल की तरफ पड़ता है, यह जो अधीन है जो दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय का अधीन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन नंबर कर रहा है 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, आपको बताना है। उच्च न्यायालय का गठन जो किया गया है यह 1905 में हुआ था, कौन सही नहीं है बताना है। तो यह भी सही है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय का जो बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के देश की उच्चतम अदालत जिसमें एक अपील की जा सकती है, किए जा सकती है, यह भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अन्य अदालतों की सुनवाई कर सकती है, यह गलत है दोस्तों। अगला कार्य सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकती है, बिल्कुल सही है, यह सही है। ऑप्शन नंबर सी की बात किया जाए तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नंबर का रहा है कि 104वां जो संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में कौन सा कथन सही है। कह रहा है लोकसभा विधानसभा में एल्गो इंडिया समुदाय को नामक जो है आधिकारिक प्रतिनिधित्व को हटा दिया गया, बिल्कुल सही दोस्तों, ये हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में यह लोकसभा विधानसभा में क्या किया था, आधिकारिक रूप से एल्गो इंडिया को हटाया गया था। 2 नंबर का रहा है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति की बात कहते हैं एससी, अनुसूचित जनजाति की बात कहते हैं एसटी सदस्यों के लिए लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण की सीमा अगले 10 सालों तक बढ़ा दी गई है, बिल्कुल सही। ईडब्ल्यूएस के बारे में बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस के समुदाय को 10% का आरक्षण से संबंधित है, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आंसर हो जाएगा एक और बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा 24 का। अगला 25 नंबर का रहा प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा किसके समय के लिए सीमित की जा रही है, आपको बताना। तो यह किया जाएगा आपात की जो स्थिति की घोषणा की बात किया जाए तो 6 महीने के लिए, प्रथम बार जो दोस्तों 6 महीना के लिए होता है, यह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह बात की जाए कि आपात जो लगता है, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन 26 नंबर का है कि संविधान सभा में सदस्यों की अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि एसटी के सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी कि संविधान सभा में बताना है कि एसटी के लिए कितनी जनसंख्या सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 33 हो जाएगा एसटी के लिए। अगर वही बात की जाए एससी की बात की जाए, एससी के लिए संख्या की बात किया तो 26 हो जाएगा, एससी के लिए 26, एसटी के लिए 33। यहाँ एसटी पूछा तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगर बात की जाए कि संविधान सभा महिलाओं का सदस्य 15 थे, तो यहाँ पे 15 भी जानेंगे। अगला 27 नंबर का 1946 में गठित अंतरिम सरकार का जो मंत्रिमंडल में श्रम किसे सौंपा गया था, श्रम मंत्री विभाग की बात किया तो इसे जगजीवन राव को सौंपा गया था, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिम सरकार की गठन अगर जो स्मॉल डेट किया जाए तो 2 सितंबर 1946 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का रहा है। 28 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, आपको बताना। तो यह हो जाएगा कौन सा, यह होगा अधिनियम विधान जो सब पर समिति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 29 नंबर के संविधान के अधिशोधन निवारण जो है अधिनियम कब लागू किया गया था, यह लागू 2005 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का। 30 नंबर का रहा कि प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया था, यह 2011 और 12 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका 30 का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन जिसको भारतीय जीवन बीमा निगम जिसे हम एलआईसी कहते हैं, इसका स्थापना 1956 में किया गया था, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 32 नंबर
कि निम्नलिखित में कथनों में विचार करें और अनौपचारिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों का सही विश्लेषण का चयन करें। पहला कह रहा है कि अपने श्रमिकों के लिए अनियमित वेतन, यह सही है। श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, यह भी सही है। निम्न तकनीक, ये सही है। खातों का अनुसूचित रख रखाव, ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, कार्य निम्नलिखित में कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है, तो यह हो जाएगा कौन सा, नोट्रॉन ऑप्शन नंबर बी इसका 33 का हो जाएगा। 34 नंबर का इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित में किसका आवश्यक होता है। अगर जब हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो इसके लिए आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, तो यह हो जाएगा, कौन हो जाएंगे, आर सिद्धार्थ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 36 नंबर की प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर की बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय पूछा गया है, कहाँ है, तो यह हो जाएगा जेनेवा में, ऑप्शन की बात की डी इसका हो जाएगा 37 का। 38 नंबर का रहा है कृषि मूल आयोग की स्थापना कब की गई। कृषि मूल आयोग की स्थापना की बात किया जाए तो 1965 में किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन। 39 नंबर का वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतर्गत अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं। यानी वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतःक्रिया के विकसित तंत्र को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात किया जाए, शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था एजी टांसले के द्वारा, टेंसले के द्वारा 1935 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 नंबर का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यह हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाला 3 जिला कौन सा है, जो सर्वाधिक बिजली को खपत करती है। यह हो जाएगा बिहार, पटना हो जाएगा, पहला हो जाएगा पटना, दूसरा हो जाएगा गया जी, और तीसरा की बात की जाए, तीसरा मुजफ्फरपुर। कौन सा हो जाएगा, मुजफ्फरपुर। यानी कि 3 ऐसे जिला है जहां बिजली की खपत जो है मैक्सिमम हो जाएगा, पटना, गया जी और मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जननायक जो कर्पूरी ठाकुर जो किसान सम्मेलन निधि योजना के तहत किसानों को केंद्र की सहायता के अतिरिक्त बताना है कितने रुपये प्रति वर्ष सरकार देगी। जो यह योजना के द्वारा दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में बात की जाए, एक साल में 6,000 रुपया दिया जाता है। 6,000 बार 3 किस्त 2,000 करके 3 बार दिया जाता है एक साल में, यानी 3 किस्त 2,000 करके 6,000 दिया जाता है। इसमें पूछा गया है कि कब जो कर्पूरी ठाकुर इसके अलावा कितने राशि देने की योजना बने, तो 3,000, यानी कि 2,000 अब कितना मिलेगा, 2,000 प्लस 3,000 यानी कि 5,000 रुपया, यानी कि प्रति बरस, यानी कि प्रति बरस से दोस्तों देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 44 नंबर का रहा है कि विकसित भारत क्रांति फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के तहत कितने दिनों की रोजगार गारंटी का प्रावधान किया गया, तो 125 दिन। पहले 100 दिन था दोस्तों, इसको बढ़ाकर 125 किया गया है। अगला 45 नंबर का रहा है, 45 नंबर कि इसरो द्वारा बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक डॉपलर विद्युत रडार DWR स्थापित किया जाएगा, तो हो जाएगा कहाँ, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का भारत का पहला गिद्ध जो है ज्ञान पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है, आपको दिया असम में किया गया, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा 46 का। चलते हैं 47 नंबर का बिहार के कितने बांध का पर्यटन स्थान के रूप में विकसित किया जाने की एक योजना बनाई गई है, तो हो जाएगा 8 राज्य, यानी बिहार के जो है कितने बांध पर्यटन आने की, तो 8 बांध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 48 नंबर का वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों को कौन सा हो जाएगा, तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के नाम बात की जाए तो नमो भारत, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा।